नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन 10 महान सेनानायकों के जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने अपनी रणनीति, साहस और नेतृत्व से दुनिया को बदल डाला। यह वीडियो उन वीर योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शासक की जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, सिकंदर महान। सिकंदर तृतीय, मैसेडोन का राजा, ने सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने उन्हें युद्ध कला में बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया था। सिकंदर ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत पास के ग्रीक राज्यों को जीतकर की। उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने समय का सबसे महान सेनापति बना दिया। फारसी साम्राज्य को हराते हुए सिकंदर ने अपनी सीमाओं को मिस्र, बेबीलोन और तक फैला लिया। कहते हैं कि सिकंदर ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। सिकंदर महान की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे महान इंसान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की, चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। उनका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उनके पिता की हत्या उनके ही दुश्मनों ने कर दी थी जब वो बहुत छोटे थे। इन मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता से अलग अलग मंगोल कबीलों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जो अपनी तेजी, अनुशासन और क्रूरता के लिए जानी जाती थी। चंगेज खान ने अपनी सेना के साथ चीन से यूरोप तक जीत हासिल की। उन्होंने अपने साम्राज्य को मध्य एशिया, फारस और रूस तक फैलाया। उनकी युद्ध रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं। चंगेज खान एक क्रूर विजेता थे, लेकिन साथ ही वो एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और रेशम मार्ग को सुरक्षित बनाकर पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसने अपनी रणनीति और महानता से दुनिया को हिला दिया। नेपोलियन का जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन ने फ्रांसीसी सैन्य अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इटली और मिस्र में शानदार जीत हासिल की। 1799 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने लगातार युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। 1812 में रूस के साथ युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर कैदी बनाकर भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों, आज हम प्राचीन रोम के एक ऐसे महान सेनानायक और शासक की बात करेंगे जिसने रोमन गणराज्य को रोमन साम्राज्य में बदल दिया, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जन्म 100 ईसा पूर्व रोम के एक अमीर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही राजनीति और सेना में अपनी पहचान बनाई। सीजर ने अपनी सैन्य क्षमता का परिचय गौल के युद्ध में दिया। उन्होंने 8 साल तक चले इस युद्ध में गौल के विद्रोह को कुचल दिया और पूरे गौल को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। इस जीत ने सीजर को रोम का सबसे शक्तिशाली सेनापति बना दिया। रोम वापस आने पर सीजर का सामना अपने दुश्मन पोम्पी से हुआ। दोनों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिसमें सीजर जीत गया। इस जीत ने सीजर को रोम का एकमात्र शासक बना दिया। सीजर ने रोम में कई सुधार किए। उन्होंने कैलेंडर में सुधार किया, नए कानून बनाए और गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की। हालांकि सीजर की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से कुछ लोग डर गए। उन्होंने सीजर को तानाशाह बनने का डर दिखाकर उनके खिलाफ साजिश रची और 44 ईसा पूर्व सीनेट भवन में ही उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, आज हम प्राचीन चीन के एक ऐसे रणनीतिकार और सैन्य चिंतक की बात करेंगे जिनके विचार आज भी पूरी दुनिया में मायने रखते हैं, सुन त्जू। सुन त्जू के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। माना जाता है कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन में रहे होंगे। उन्हें द आर्ट ऑफ वार नामक किताब का लेखक माना जाता है, जो सैन्य रणनीति और युद्ध कला पर एक महत्वपूर्ण किताब है। द आर्ट ऑफ वार में सुन त्जू ने युद्ध के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उनका मानना था कि युद्ध को आखिरी रास्ता मानना चाहिए और अगर हो सके तो इससे बचना ही बेहतर है। उन्होंने कूटनीति, छल कपट और मनोवैज्ञानिक युद्ध के महत्व पर भी जोर दिया। सुन त्जू के अनुसार
युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बड़ी सेना का होना ही काफी नहीं है, बल्कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना, उसके इरादों को समझना और उसके मुकाबले बेहतर रणनीति बनाना भी जरूरी है। दोस्तों, आज हम प्राचीन कार्थेज के एक ऐसे सैन्य नायक की बात करेंगे जो रोम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था, हनिबल बारका। हनिबल का जन्म 247 ईसा पूर्व कार्थेज में हुआ था। उनके पिता हैमिलकर बारका एक महान कार्थेजियन सेनापति थे, जिन्होंने पहले प्यूनिक युद्ध में रोम से लड़ाई लड़ी थी। हनिबल ने अपने पिता से ही युद्ध कला सीखी और उनसे रोम के प्रति नफरत मिली। दूसरे प्यूनिक युद्ध के दौरान हनिबल ने एक ऐसा कारनामा किया जो युद्ध के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी सेना और युद्ध के हाथियों के साथ आल्प्स पर्वत को पार किया और रोम पर हमला कर दिया। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे नामुमकिन माना जाता था। हनिबल ने इटली में कई युद्ध जीते और रोमनों को कई बार हराया। उनकी सबसे बड़ी जीत 216 ईसा पूर्व कैनी के युद्ध में हुई, जहां उन्होंने रोमन सेना को बहुत बुरी तरह हराया। यह रोमन इतिहास की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। हालांकि हनिबल रोम पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सके। रोमनों ने अपनी रणनीति बदल दी और हनिबल की सेना को रसद मिलने के रास्ते बंद कर दिए। अंततः हनिबल को इटली छोड़कर कार्थेज वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, आज हम दूसरे विश्व युद्ध के एक ऐसे सेना नायक की बात करेंगे जो अपनी रणनीति और साहस के लिए मशहूर हुए, एरविन रोमल। एरविन रोमल का जन्म 1891 में जर्मनी में हुआ था। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में एक युवा अधिकारी के रूप में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किए गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सेना का नेतृत्व सौंपा गया। रोमल ने उत्तरी अफ्रीका में अपनी रणनीति और तेजी से ब्रिटिश सेना को कई बार हराया। उन्हें डेजर्ट फॉक्स, रेगिस्तान का लोमड़ी के नाम से जाना जाने लगा। उनकी रणनीति ब्लिट्सक्रीग पर आधारित थी, जिसमें तेजी से हमला करके दुश्मन को चौंका देना और उसके संभलने से पहले ही उस पर काबू पा लेना शामिल था। हालांकि रोमल के पास संसाधनों की कमी थी और उन्हें लगातार सामान की समस्या का सामना करना पड़ता था। अंततः 1942 में अल अलामीन के युद्ध में उन्हें ब्रिटिश सेना से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद जर्मन सेना उत्तरी अफ्रीका से पीछे हट गई। रोमल को हिटलर का विरोध करने के लिए भी जाना जाता है। 1944 में उन्हें एक साजिश में फंसाया गया, जिसका मकसद हिटलर को मारना था। हिटलर ने रोमल को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। उन्होंने चाणक्य से राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा ली। चाणक्य ने उन्हें नंद वंश को हराने में मदद की। मगध पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त ने उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया और समझौता किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल प्रशासक भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। दोस्तों, आज हम भारत की वीर बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी के पास भदैनी नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण बाजीराव द्वितीय के दरबार में हुआ। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ही झांसी के प्रशासन में बीएच चढ़कर हिस्सा लेती थी। 1853 में राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया और कई अंग्रेजी सेनाओं को हराया। 1858 में कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे वीर और प्रतापी राजा की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान।